देवांश एक अच्छा इंसान था जो बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करता था। उसे कभी कभी अपने पिता और भाई के तौर तरीके अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए उसने अपने ही घर में एक अलग पोर्शन में रहता था जहाँ आज वंश रह रहा था। याचिका की अचानक मौत के बाद चंद्रशेखर जी को एक मौका मिला था अपना सपना सच करने का, स्नेहा को अपने घर की बहू बनाने का। वो अपने दोस्त से उसकी बेटी मांगते स्नेहा ने अपने लिए सारांश को चुन लिया था और अपने प्यार के लिए अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। अब का बेटा, तुम ये सच कब से जानती थी? प्रस्तुति जी ने अपनी कांपती आवाज़ में पूछा। सिर्फ मम्मा ही नहीं, मैं भी जानता था कि आप मम्मा की मम्मा हो। वत्सल्य अपनी मासूम आवाज़ में बोला। वत्सल्य को देख ओबेरॉय परिवार की आंखें छलक आई थी। और आती भी क्यों ना। वत्सल्य उनका आने वाला कल जो था पहले नहीं जानती थी सच। मम्मा तो मुझे जन्म देते ही अब का कि बोलते बोलते पलके ही भीग गई। और पापा ने अपने आखिरी वक्त पर मुझे एक पैकेट दिया था जिसमें मम्मा की डायरी थी, जिस पर उन्होंने आप सबका जिक्र किया था और उसमें आपकी फैमिली फ़ोटो भी थी। जब दादाजी ने उस दिन बताया कि उनके बचपन के दोस्त मिस्टर पुरुषोत्तम सिंह वाधवा उनसे मिलने आ रहे हैं तो एहसास हो गया था कि आप ही होंगे, और जब आपको देखा तो यकीन हो गया था। बेटा, अगर आपको यकीन हो गया था कि हम आपके अपने हैं तो कुछ कहा क्यों नहीं? हर्षवर्धन बोले। जिस घर से, जिस परिवार से मेरी मम्मा ने अपना हर रिश्ता ख़त्म कर लिया, मैं उस परिवार से कैसे कहती कि मैं उन्हीं का हिस्सा हूँ। अब का नम आँखों से बोली, हमें चलना चाहिए वंश। अब का वंश से बोलकर जैसे ही कार में बैठने लगी तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से दो लड़कियाँ बाहर आती हैं। आव्या, कहीं ये तेरी दोस्त तो नहीं? आसमा ने उससे पूछा, जिस पर सबकी नज़रें उस तरफ देखते हैं। जब अबका ने उनकी ओर देखा। आराध्या अनामिका जी। हाँ, आराध्या और अनामिका अबका की बेस्ट फ्रेंड है। आराध्या और अनामिका भी अबका को देख चुकी होती हैं। अबका दौड़कर जाकर दोनों के गले मिलती है। पहले तो तीनों गले मिलकर खूब रोती हैं, फिर आराध्या अबका को कसकर थप्पड़ मारती है। तू पागल हो गई है क्या अबका? तू ऐसे कैसे जा सकती है हमको छोड़कर? बरस पड़ती थी अबका पर। आराध्या तो सीधा फिर आराध्या का ध्यान अबका के शादी के जोड़े पर जाता है। अबका, तूने शादी कर ली? देख, मैं बोल रही हूँ, अगर उसकी शक्ल बंदर जैसे हुई तो मैं तुझे उसके साथ जाने नहीं दूंगी। ये सुन एक तरफ जहाँ मौज को बहुत हंसी आ रही थी, वहीं वंश को बहुत गुस्सा आ रहा था। जहाँ एक तरफ अबका अपनी बेस्ट फ्रेंड के गले मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ओबेरॉय परिवार अबका को अपने सीने से लगाने के लिए तरस रहा था। अब वहाँ अभिमान और प्रतिष्ठा भी आ जाते हैं। अबका अभिमान को देखती है और उसे वो सब याद करने लगता है जो 3 दिन पहले उसने बर्दाश्त किया था। अनामिका, राध्या, तुम दोनों वत्सल्य के साथ घर जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ। अबका, वत्सल्य, क्रिया, शिवी, आप तीनों मौसी को तंग मत करना। आस्था, तुम भी इनके साथ जाओ, हंस बोला। उनके जाने के बाद अबका अभिमान के पास जाती है। भैया, वक्त आ गया है कि सब सच जाने। सब पुश्तैनी हवेली में वापस चले जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर सिर्फ वाधवा परिवार मेहता परिवार और ओबेरॉय परिवार था। अबका वंश को इशारा करती है, जिससे वंश एक नंबर डायल करता है और कुछ देर बाद कुल एक नकाबपोश आदमी को घर के अंदर लेकर आता है। वंश नकुल को इशारा करता है तो नकुल उसका नकाब हटा देता है। उस आदमी का चेहरा देख सब शॉक्ड हो जाते हैं। धो अभिमान, सब एक साथ बोले।
वहाँ मौजूद हर शख्स शॉक्ड था सिवाय वंश। अब का प्रतिष्ठा कुल और प्रथा के। ये, ये क्या है दो तो? अभी नंदिनी जी बोली, मॉम मुझे 1 हफ्ते पहले किडनैप कर लिया गया था। अब माँ नंदिनी जी के पास आकर कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो अभिमान? तुम तो 2 दिन पहले बिजनेस ट्रिप पर गए थे। शिवशेखर जी बोले, नहीं डैड मैं नहीं, ये बहरूपिया आपके साथ रह रहा था। अभिमान बोला, वंश के दोस्त हर्षद, साक्ष्य और दर्शित भी वहाँ पर आ चुके थे। अब जाकर सबको एहसास होता है कि अभिमान में इतना बदलाव कैसे आ गया था। उसका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ना करना, सबसे कटे कटे रहना, साथ होते भी शांत रहना, बिजनेस में रॉन्ग डिसीजन, ये सारे बदलाव को वजह आज सबने जानी थी। प्रतिष्ठा जाकर उस नकली अभिमान को कस कर एक तमाचा लगाती है। क्यों किया तुमने ऐसा? प्रतिष्ठा उसकी कॉलर पकड़कर पूछती है। छोड़ो उसे प्रतिष्ठा, इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे कानून सजा देगा। अभिमान ये हमारे घर आया ही क्यों? इसने ना ही ऑफिस की कोई इन्फॉर्मेशन लीक की, ना ही घर में चोरी की, ना ही बच्चों के साथ गलत करने की कोशिश की, ना ही मेरे साथ। फिर ये घर में आया किस मकसद से था? यही सवाल वहाँ मौजूद सबकी आंखों में था। इसने गलती नहीं गुनाह किया है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं, सज़ा होगी। जो कानून नहीं वंशवाद वह खुद देगा। वंश गुस्से में एक एक शब्द चबा चबा कर बोला। वो वीडियो देख वंश की बात सुन मौज कुल अभिमन्यु हर्षवर्धन का खून खौलने लगा था। और गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि किसी के लिए अब का दोस्त थी, किसी के लिए बहन थी, और अभी कुछ देर पहले अब का ओबेरॉय फैमिली के लिए, उनके लिए उम्मीद की वो किरण बन गई थी जो उनकी ज़िंदगी रोशन कर सकती थी। नकुल, इसने कुछ बोला? इसे किसने भेजा था? नहीं सर, 3rd डिग्री देने के बाद भी कुछ नहीं बोला, नकुल ने कहा। वंश उसके पास आता है और उसके मुंह से टेप हटाता है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसके कहने पर तुमने ये सब किया? वंश गुस्से में बोला, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो वंशवादा, तू सच तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। तू उस तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। वो आग है, तू उसके करीब भी गया ना तो जलकर खाक हो जाएगा। वो आदमी पूरे जोश में बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसके कहने पर किया? वंश ने एक बार फिर पूछा। तू मुझे मार भी देगा तब भी नहीं बताऊंगा कि वो कौन है। इस लड़की का बर्बाद होना तय है। तुम लोग कुछ देखते रह जाओगे पर इसे बचा नहीं पाओगे। वो आदमी हंसते हुए बोला। तभी जो सीधा और वो आदमी सब दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ से, और जिस इंसान ने उसकी कल्पना तो 100 जन्म लेकर भी नहीं कर पाते कि ये किसी की जान ले सकता है। ये तो उनके लिए ऐसा था जैसे सूरज पूरब से ना होकर पश्चिम से निकला हो, बल्कि एक पल के लिए सूरज पश्चिम से निकल गया सकता था। पर कभी तो कुछ ऐसा हुआ था कि सूरज रात में निकला हो और चांद सुबह। अरे ये भी छोड़ो, आपका के लिए तो ये नज़ारा ऐसा था कि उसकी शादी वंश से ना हुई हो, सलमान खान से हो रही हो, और आपका बेहोश हो जाती है। अरे आपका बेहोश होना भी एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए। अभी तो कुछ ऐसा हुआ था जिसे देखकर देवांश वाधवा के पसीने छूट गए थे। सामने वत्सल्य अपने नन्हे नन्हे हाथों से खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नमी थी। गुस्सा उस आदमी के ऊपर जिसने उसकी मम्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश की, और नमी सिर्फ इसलिए कि उसकी मम्मा की आंखों में आंसू थे जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था।
मासूमियत तो कतई नहीं थी उसके चेहरे पर। और शिकन वो क्या होता है, ये तो उसने वंश की उसकी लाइफ में आने के बाद कभी ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं था। इस वक्त उसके फेस पर अगर कुछ था तो बस एक एटीट्यूड, एक ईगो था जो सबको ये बताने के लिए काफ़ी था कि उसने अभी जो कुछ भी किया, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आगे भी हज़ारों पार कर सकता है। और ऐसा करने से उसे रोकना तो दूर, कोई रोकने की कोशिश नहीं कर सकता। कुछ ऐसा था वत्सल्य की आंखों में आज, जिसने आज उसे सबसे अलग एक मुस्कान पर लाकर खड़ा कर दिया था। कहने का वत्सल्य अभी 5 साल का भी नहीं हुआ था पूरी तरह से, सिर्फ 2 ही महीने तो बाकी रह गए थे उसके 5 साल पूरे होने में। वत्सल के हाथों में टॉय रियल देख आपका वंश की बाहों में ही बेहोश हो गई। वंश पास ही खड़ी प्रथा और प्रतिष्ठा को इशारा करता है, जिससे प्रथा और प्रतिष्ठा आकर आपका को संभालती हैं। वत्सल क्या है सब, जहाँ तक मुझे पता है शूटिंग अभी आपकी स्पेशल ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, फिर आपने चलाना कब? वंश के किए सवाल ने पूरे परिवार को एक और शॉक दिया था। उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि वत्सल किसी तरह की स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है। आपका को भी थोड़ा थोड़ा होश आ ही गया था। आपका के साथ साथ सबको यही लगता था कि वत्सल ट्रेनिंग सेंटर में स्विमिंग, वेटमिंग, स्केटिंग यही सब सीख रहा होगा, क्योंकि घर में वो बहुत बोर होता था। साथ ही वंश की बातों से सबको ये भी पता चल गया था कि खुद वंश भी इस बात से अनजान। आज एक और चीज़ भी हुई थी। आज सबने वंश और वत्सल्य के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग देखी थी, जिसे शब्दों में ढाला नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक एहसास था जो इस ऊंचाई पर पहुंचा गया था जहां कोई चाहे भी तो नहीं पहुंच सकता था, जिसकी नींव आपका ज़रूर थी, पर वंश और वत्सल्य के रिश्ते के दायरे में आपका को भी शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। और ये बॉन्डिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें एक रिश्ता जोड़ता था, यह इसलिए था क्योंकि उन्हें एक एहसास ने जोड़ रखा था। वंश एक तिरछी नज़र से सिरे पर डालता है, जो नज़रें नीचे किए खड़ा था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारी है ना? वंश ने सीक्रेटली श्रेय से पूछा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।